यूजीसी देना चाहते हैं, यूजीसी नेट 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 जेआरएफ, अब ये एनटीए के तहत हो रहा है, ठीक है ये। और जो इथिक्स फोर्थ पेपर में पढ़ना चाहते हैं, वो दोनों के लिए यह अधिक प्रासंगिक होगी, ठीक है। पानीपुरी, अच्छा पानीपुरी नाम ही है कि रखा गया है, ठीक है। सोशियोलॉजी की क्लास होती है, एक बार आप ना इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिए, आपको डिटेल्स उसकी मिल जाएगी, ठीक है। ये ध्यान से समझिएगा, इथिक्स के अंतर्गत हम नीति शास्त्र किसे कहते हैं, नीति शास्त्र के अन्य विशेषताओं के संदर्भ में समझने का प्रयास किया था। और अब हम आज का जो टॉपिक है आप देख रहे हैं, नीति शास्त्र का, नीति शास्त्र का अन्य विषयों से संबंध, अन्य विषयों से संबंध। आज का ये हेडिंग है। तो हम किन किन विषयों के साथ इसके संबंध को समग्र रूप से पढ़ेंगे। तो पहला देखिए, पहला पढ़ेंगे नीति शास्त्र का दर्शन के साथ संदर्भ, दर्शन शास्त्र के साथ संबंध। यहाँ पे लिख लीजिए, पहले विधिवत एक एक चीज लिखवाता चलूंगा, आप लोगों को समझ में आएगा। दूसरा है नीति शास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध। नीति शास्त्र का समाज शास्त्र से संबंध है। चौथा है नीति शास्त्र का राजनीति विज्ञान से संबंध, ये अधिक प्रासंगिक है, ये 4 आयाम अधिक प्रासंगिक है। हम इस विषय वस्तुओं के थोड़ी सी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, हम इनके अन्य आयाम को देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से वो आयाम हैं जहाँ से नीति शास्त्र के नैतिक भावपूर्णता को हम बखूबी समझने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। तो इन चारों विषयों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हम देखेंगे नीति शास्त्र का दर्शन शास्त्र के संदर्भ। तो यहाँ पर लिखेंगे नीति शास्त्र का दर्शन के साथ संबंध, शास्त्र संबंध। नीति शास्त्र का दर्शन शास्त्र के संबंध। तो इसके लिए हम पहले एक फिगर समझेंगे, यो फिगर समझने के बाद हर चीजें समझ में आएगी। यानी दर्शन शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र एक ऐसे सुंदर से हम कोशिश कर रहे हैं कि लिखे, तत्व मीमांसा। इसके अंतर्गत सृष्टि के मूलभूत तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा होता है ज्ञान मीमांसा। इसके अंतर्गत ज्ञान प्राप्त, संसार का ज्ञान प्राप्त करने वाले
साधन का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है नीति मीमांसा। नीति मीमांसा मतलब नैतिक जीवन एवं नैतिक मूल्यों का समग्रता में विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करते हैं। तीनों आयाम को थोड़ा सा विधिवत तरीके से समझिएगा। मैं सारे आयाम को समझा दूंगा, आपको हर अंतर, हर भाव, हर रूप समझ में आ जाएगा, ठीक है। नीति मीमांसा में, ठीक है, सृष्टि के उत्पत्ति करने वाले मूलभूत तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। तीनों का अंतर समझ लीजिएगा। यह अच्छा, बड़ा सटीक क्वेश्चन आते आते पूछे मेरे लाल। अब थोड़ा सा, यदि ओशो दार्शनिक हैं कि मनोवैज्ञानिक, इसे ध्यान से समझ लेना। मैं तेरे क्वेश्चन का यहाँ जवाब दे देता हूँ। कोई भी व्यक्ति, देख मेरे लाल ध्यान से समझना, कहाँ गए, ठीक है, ध्यान से समझो, मैं इस चीज को मैं बता देता हूँ। ओशो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दार्शनिक को यदि पढ़ना, तो पहला काम जरूर करना कि उसके आप हमेशा जीवनी को पढ़िएगा, जीवन को पढ़िएगा, जीवन की परिस्थितियों को पढ़िएगा, आपको ऑटोमेटिक हर चीजें मिल जाएगी। दीपक, तूने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ओशो दार्शनिक हैं कि मनोवैज्ञानिक। तो वास्तविकता यही है कि ओशो एक दार्शनिक है। और देखो, मनोविज्ञान मन की भी विषय वस्तुओं तक समझ सकता है, लेकिन दार्शनिक ऐसा है कि मन के जहाँ से भाव उत्पन्न होता है, उस लेवल पर जाके हर विषय वस्तु को समझता है। तो आप देखो दीपक, एक चीज जरूर बताएं, देखो ओशो का जीवन जरूर पढ़ना। तुम ओशो का जीवन पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि वह सागर विश्वविद्यालय के आसपास विद्यालय, यानी एमपी में पढ़े लिखे थे। उनकी शिक्षा दीक्षा देखा जाए तो वह फिलॉसफी में हुई है, ठीक है। उनका पूरा का पूरा जो भाव है वह फिलोसॉफिकल रहा है, ठीक है। तो जब वो उनका दार्शनिक परिप्रेक्ष्य ही फिलोसॉफिकल रहा है, वो हमेशा फिलोसॉफिकल वे में ही हर विषय वस्तु को समझाने का, मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। और वह हमेशा, ओशो की जो फिलॉसफी है वह पूरी तरीके से क्या है,
प्रायोगिक विषय वस्तुओं को थोड़ा सा एनालिसिस करके वह देख के समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से तरीके से तुझे समझ में आएगा इन चीजों का। ओशो हमेशा जो बात करते थे, एक फिलोसोफर थे और फिलोसोफर की दृष्टिकोण से ही हर विषय वस्तु को समझाते थे, उसका मूल्यांकन करते थे। तो ये विषय वस्तु हमेशा याद रखना कि ओशो क्या है, एक दार्शनिक है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं दर्शन शास्त्र का अन्य विषयों के साथ संबंध। तो पहला, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि दर्शन शास्त्र का अन्य विषयों के साथ संबंध, तो लगभग दर्शन नीति शास्त्र का फिलोसफी के साथ, साइकोलॉजी के साथ, सोशियोलॉजी के साथ एंड पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या संबंध रहा है, हम इन विषय वस्तुओं पर थोड़ी समग्रता से चर्चा करेंगे। तो चर्चा के दृष्टिकोण में पहला स्थान आता है फिलोसफी। तो फिलोसफी के संदर्भ में हमने एक चार्ट बनाया जहाँ पर दर्शन शास्त्र के 3 आयाम निर्धारित होते हैं। पहला होता है तत्व मीमांसा, दूसरा होता है ज्ञान मीमांसा और तीसरा होता है नीति मीमांसा। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि तत्व मीमांसा क्या है। तो तत्व मीमांसा फिलोसफी का एक ऐसा आयाम है जिसके अंतर्गत ईश्वर के मूलभूत तत्वों के समग्र विषय वस्तु पर हम बात करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आत्मा हो गई, परमात्मा, जगत का स्वरूप इत्यादि पर जब हम जहाँ बात करते हैं वह है तत्व मीमांसा। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे पारलौकिक दुनिया का दर्शन भी कहते हैं। दर्शन भी कहा जाता है। दूसरा आयाम इसका आता है लौकिक ज्ञान मीमांसा, यानी ज्ञान प्राप्त करने के साधन। तो ज्ञान प्राप्त करने का भारत में लगभग 11 साधन बताए गए हैं। मुख्य रूप से 6 बतलाए गए हैं, जिसको हम 2 भाग में यदि बांट कर देखें, 5 इंद्रियों के द्वारा, 5 इंद्रियों के द्वारा प्लस 1 मन के द्वारा। मन को हमेशा आंतरिक, 5 इंद्रियां बाह्य भाव स्पष्टीकरण करती है। चेतना, जो चेतना का तू स्वरूप देख रहे हो वह एक प्रकार से आत्मा का प्रतिरूप है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चेतना कुछ नहीं है, आत्मा का प्रतिरूप है। और जब आत्मा का प्रतिरूप है तो वह तत्वमीमांसी हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पर वह तत्वमीमांसी हो जाएगी। ठीक है, कुछ पहलू में ये तत्वमीमांसी दृष्टिकोण से आएगी। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछते हो, बहुत ही सुंदर तुम्हारा क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन लाजवाब है। ठीक है, चेतना क्या है? चेतना एक प्रकार की तत्वमीमांसी भाव है, और तत्वमीमांसा उन्हीं विषय वस्तुओं का समग्रता में विश्लेषण करता है जो आंतरिक अनुभूति की चीजें होती है। यह तो एक पक्ष हो गया। इसका दूसरा पक्ष ये भी हो गया, कोई भी क्वेश्चन होगा पूछना, बहुत सुंदर पूछते हो क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सुंदर। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। कोई भी क्वेश्चन जिस तरीके से दीपक पूछ रहा है आप लोग भी पूछिएगा, मैं बखूबी बताऊंगा। देखो, ये भाव है चेतना, जो 5 इंद्रियों के द्वारा तुझे सामग्री मिलती है, मन विश्लेषण करके उसे सजाने का। जब मैं कांट को पढ़ाऊंगा तो वहां पे बतलाऊंगा कि कांट किस तरीके से इन विषय वस्तुओं को सजोने का बात करते हैं, संयमित होकर भाव में प्रखर करने की बात करते हैं। उस दिशा में तुम देखोगे तो चेतना क्या है? एक प्रकार की आंतरिक अभिव्यक्ति की पुकार है।
अनुभववादी कहते हैं कि चेतना क्या है, ज्ञान मीमांसा का साधन है। ठीक है। अनुभववादी कहते हैं, पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनुभववादी ये छोटे छोटे चीजें हैं, लेकिन डिटेल्स बताने लगे तो घंटों लग जाएगा। ठीक है। और हमारे साथ मैटर बहुत ज्यादा रहता है। बस इतना समझ लो कि अब डिटेल बताऊंगा तो ज्यादा लगेगा। इतना समझ ले कि जो चेतना होती है वह एक प्रकार से पाश्चात्य जगत में देखा जाए तो तत्व मीमांसीय क्षेत्र की विषय वस्तु न होकर ज्ञान मीमांसी विषय वस्तुएं होती है, क्योंकि पंच इंद्रियों के भाव से आती है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चेतना क्या है, तो वह तत्व मीमांसा की विषय वस्तु है। अब देखो यहाँ से होता क्या है कि पांच इंद्रियों और मन है। एक छोटी सी चार्ट यहाँ पे समझ लेना, इसे हम बिगाड़ना नहीं चाहते। देखो, पांच इंद्रियां हैं हमारी। कैसे ज्ञान बनता है, ज्ञान कैसे बनता है? पांच इंद्रियां हैं। ठीक है। जैसे मान लो 1 2 3 4 और 5 है। 5 से A B C D E, यह 5 सामग्री ले गई। एक चीजें करना। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? इंद्रियों से, जैसे मान लो कि ये हमारी शरीर है, कोई इंद्रिय इसे टच करती है तो हमें क्या होता है? संवेदना होता है। तो इंद्रिय से जो टच करती है, ये टच कर रही हैं वस्तुएं, इसको कहते हैं संवेदना। इसे आपको पढ़ना है। मुझे भी लगता है कि यह सही बताते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी के लोग यहाँ पे काफी सही बताते हैं। मैं इनकी चीजों से काफी हद तक, मेरी भी आइडियोलॉजी ज्यादा तार्किक होती है। चलो, धन्यवाद मेरे लाल। देख, यह होती है संवेदना। अब संवेदनाओं को क्या होता है? देखो, ये संवेदनाएं हैं। ठीक है। यहाँ पर मन है, ध्यान से समझना। देखो कितनी अच्छी तरीके, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इसे अच्छे बना के और हर चीज के समझाऊं। देखो, यहाँ ये मन है। मन के पास क्या है? यह सारी एलिमेंट आए। ठीक है। यह मन के पास आए तो ये संवेदनाएं, इसके द्वारा जो भाव उत्पन्न हुआ, यानी मन के द्वारा जो भाव उत्पन्न हुआ, मन के द्वारा जो भाव उत्पन्न हुआ, उसी को कहते हैं स्व संवेदना। स्व संवेदना, स्व संवेदना। ध्यान देना, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएगी। आज समझ में आई, तुम इसे प्रैक्टिकल चीजों में भी महसूस कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्ञान कुछ भी चीजें हो, भी प्रैक्टिकलाइज, एनालाइज करो, वो ज्ञान अधिक समय तक होता है। जैसे यहाँ पर कोई पेड़ है, जैसे एक चूहिया है। हमको आज तक चूहिया ही बनाने आती है। उर्दू में 70, अंग्रेजी में यम, बूढ़ी माई का मोटरी, 4 ठो लकड़ी, 1 ठो रसरी, बन गई मुसरी। तो ये जैसे मान लो कि ये चूहिया है, इससे हमारी छूने के बाद संवेदना हुई। ठीक है। संवेदना हुई तो ये इसके हर आयाम से, तो ये गई मन के पास, मन इसको विश्लेषण, स्व संवेदना हुई। अब दो मैटर तैयार हुए हैं। अब क्या हुए हैं? संवेदना, संवेदना, और दूसरा है स्व संवेदना। ये दोनों कहते क्या हैं इसे, कि यह दोनों क्या है? आंख है। ये जैसे हमारा चश्मा देख रहे हो, देख, ये मेरा चश्मा देख रहे हो, तो चश्मा की 2 आंख है ना, इसमें लेंस 1 और 2, इसी तरीके से ये 2 लेंस है, संवेदना और स्वसंवेदना। अब ये स्वसंवेदना हमारे दोनों जोड़कर मानस पटल पर आता है। मानस पटल पर आता है, पटल पर आता है। और इसी मानस पटल का मन द्वारा 12 कोटियों में, 12 चरण में, कभी सोचे होगे कि इतना जल्दी जल्दी क्लासिफिकेशन कितना जल्दी जल्दी होता है। कोई भी चीज जाती है, उसकी फटाफट खटाफट उसका विश्लेषण किया जाता है और सेट किया जाता है। 12 चरणों में, 12 चरणों में उनकी गुण धर्मों के आधार पर
12 चरणों में उसका छटैया होती है, छटाई होती है, और छटाई होने के बाद शुद्ध रूप में हमारे पास ज्ञान आता है। यह दृष्टिकोण है, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण को समझना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हमें किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। यह प्लेटो, अरस्तु, सारे फिलोसफरों की मिला जुला के हमारी फिलॉसफी है, जो हमें समझ में फिलॉसफी आई है कि किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान कैसे आता है, जुड़ता है और फिर जाता है। तो देखो, अब जो लोग, आप यहाँ पे एक चीज पूछोगे कि कोई भी ज्ञान, कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो लंबा समय तक रहते हैं, और कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि जिस चीज में जितनी हमारी इंद्रियां भाग लेती है, जिस ज्ञान के अंतर्गत जितनी हमारी इंद्रियां भाग लेती हैं, वह ज्ञान उतना ही स्थिर होता है। और जिस चीज में हमारी आंतरिक विषय वस्तुएं जितना भाग लेती हैं, वो तो और स्थिर होगा। और आप देखे होंगे कि मूवी कोई देखते हो तो मूवी हमेशा क्या होता है, आंतरिक मन के द्वारा होता है, तो वह लंबा समय तक स्थिर होता है। चाहिए चीजें तो ये क्यों होता है कि मन से डायरेक्ट, इस पीढ़ी से नहीं, वहां पे जाके विश्लेषण होता है। 10 साल पहले तू कोई मूवी देख, मैं तेरे से पूछूंगा तो तुरंत बता देगा। आपका कहने का मतलब की है कि वह जो मानसिक लेवल पे जाके होगा तो ऑटोमेटिक लंबा होगा। अब यहाँ से ध्यान से देखना, अब इन चीजों को, ये चीज है। अब देखो, अब इन्हीं के संयोग से, यानी नीति मीमांसा क्या है, तो कुछ है नहीं। और नीति मीमांसा क्या करती है कि यह तत्व मीमांसा की विषय वस्तुओं को और ज्ञान मीमांसा की विषय वस्तुओं को आपस में जोड़कर जीवन जीने का तरीका सिखाती है। तरीका सिखाती है और कुछ नहीं करती है। यानी दृष्टि यही चीजें हैं, बहुत सुंदर है। यस, यही रियलिटी है, यही वास्तविकता है। ज्ञान की यथार्थता की यही वास्तविक पैमाना है। आप देखते हैं कि दर्शन और नीति शास्त्र में क्या संबंध है। तो दर्शन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जबकि नीति शास्त्र का क्षेत्र संकीर्ण है, ठीक है। फिर इसके साथ नीति, दर्शन क्या करता है, दर्शन सभी विषय वस्तुओं का समग्रता में विश्लेषण करता है। दर्शन सभी विषय वस्तुओं का समग्रता में विश्लेषण करता है, जबकि नीति शास्त्र क्या करता है, केवल नैतिक जीवन जीने और नैतिक मूल्यों का विश्लेषण करता है, ठीक है। यद्यपि कि फिलॉसफी किसकी पार्ट है, फिलॉसफी नीति शास्त्र की पार्ट है। तो थोड़ा सा इसके अन्य आयाम देखा जाए तो ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर देख लो, अंतर देख लो, ये देखो, ये संबंध रहा है नीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र में संबंध। अब हम क्या पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे। दर्शन शास्त्र और दूसरा नीति शास्त्र। ध्यान देना है, एक एक चीज तुझे हर बड़ी बढ़िया से समझना। दर्शन शास्त्र करता क्या है कि दर्शन शास्त्र हमेशा सभी स्वरूप का विश्लेषण करता है। यह क्या करता है कि यह नैतिक
स्वरूप का केवल विश्लेषण करता है, केवल विश्लेषण करता है। नैतिक स्वरूप का विश्लेषण करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसका क्षेत्र व्यापक है। दूसरी विशेषता यह हो जाएगी, यह व्यापक है, यह अत्यंत व्यापक होता है। इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाता है कि फिलॉसफी, ध्यान से लिखना, फिलॉसफी इज द मदर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। फिलॉसफी द मदर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ये क्या कहता है कि यह दर्शन शास्त्र का भाग है। अंश है, अनिवार्य अंश है। तीसरा जो मूलभूत अंतर होता है, यह धर्म में व्याप्त सैद्धांतिक पहलू का विश्लेषण करता है। यह क्या करता है? तीसरा क्या है? यह जीवन जीने के तरीके के साथ आदर्श पूर्णता की व्याख्या करता है। आदर्श पूर्णता की व्याख्या करता है। यस, दिस इज द रियल फिलॉसफी द मदर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। दिस इज द रियलिटी ऑफ फिलॉसफी। इसीलिए शिक्षा जगत की जो सबसे बड़ी डिग्री होती है, नाम के आगे मेरे लगा है डॉक्टर, उसका अर्थ भी यही होता है। और डॉक्टर का फुल फॉर्म भी देखोगे तो दिया जाता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन विषय वस्तुओं को ध्यान से समझो, हर विषय वस्तु सूक्ष्मता से समझ में आएगी। एक चीज़ क्या है, यह समीक्षात्मक वर्णन करता है। यह आदर्शपूर्ण, यह आदर्शात्मक स्वरूप का वर्णन करता है। आदर्शात्मक स्वरूप का वर्णन करता है। यह मूलभूत अंतर होता है। ठीक है, दर्शन शास्त्र का क्या है? दर्शन धर्म की कमियों को उजागर करता है।
यह जीवन की कमियों को यह जीवन की कमियों को उजागर करता है। यह मूलभूत अंतर होता है दोनों के समग्र भाव को कुछ चीजें उपयोगी हो सकती हैं। आप ध्यान से देखिए, कुछ चीजें आपकी उपयोगी हो सकती हैं। ठीक है, ये मूलभूत अंतर होता है, यह भाव होता है। अब थोड़ा सा आप लोग को इथिक्स की विषय वस्तुओं को हम डिटेल से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये अंतर होता है, दोनों में संबंध होता है। या अगला यदि कहे नोट, यदि एक चीज लिखना हो यहाँ पे, तो ये लिखें कि ethics is the part of philosophy। ठीक है, ethics is a part of philosophy। There is nothing difference between other forms of ethics and philosophy। This is the reality। and आप इन दोनों के अन्य भावों को समग्रता में जरूर देखे समझे होंगे। ठीक है, आगे की चीजें देखें। अब हमें करना क्या है कि देखिए, इन विषय वस्तुओं को हमने सूक्ष्मता से देखा, समझा, जाना। उसके बाद हमने ये देखा। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। आप लोग इसे नोट्स जरूर बना लीजिएगा। आप लोग यदि यूपीएससी में का एग्जाम देंगे तो वहां भी आपको इथिक्स के अंतर्गत इन विषय वस्तुओं को नहीं, स्पीड सही है, हम इसी स्पीड से पढ़ाते हैं। मेरा मानना है कि थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए, लेकिन सही तरीके से पढ़ाइए। आप जितना जल्दी बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे, उतना गलती करेंगे। तो आप थोड़ा सा धीरे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, व्यवस्थित करने से बचिए और मस्त रहिए। ठीक है, ये तरीका होता है आराम से। अब दूसरा संबंध देखिए आप, यहाँ पर क्या है, दूसरा संबंध है मनोविज्ञान से। मेरी बुक है ग्रीक नीति शास्त्र का स्वरूप। नीति शास्त्र की रूपरेखा उसके अंतर्गत में इन सभी विषय वस्तुओं को पूरे चार्ट के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे दो चीजें। पहला टॉपिक क्या है कि नीति शास्त्र एवं मनोविज्ञान में समझ। देखो, अब थोड़ी सी चीजें हम लोगों ने नीति शास्त्र के बारे में इतना पढ़ा है, इतने तरीके से, इतने अंगों में देखा है कि इनके सारे भाव ऑटोमेटिक स्पष्टीकरण हो गया है। अब हमें थोड़ा सा पढ़ना है मनोविज्ञान के संदर्भ में। मनोविज्ञान के संदर्भ में, मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है? तो साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस वी हैव स्टडी अबाउट द एनालिटिकल स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, मन की सभी प्रकार की गतिविधियों का समग्र रूप से जहां विश्लेषण होता है।
आप करना क्या चाहते हो इस हिसाब से बताओ, मैं बताता हूँ। आप करना क्या चाहते हो उस हिसाब से बताओ, मैं बताता हूँ कि किस में करो और क्या लाभ होगा। देखो, भूगोल से यदि टीचर बनना है तो आराम से दोनों सब्जेक्ट में से कोई लो, ठीक है, मेहनत करो, ऑटोमेटिक तुझे लाभ मिलेगा। ज्योग्राफी भी अच्छी सब्जेक्ट है और फिलॉसफी तो दमदार है ही। यदि दीपक फिलॉसफी मुझसे पढ़ना है तो एक चीज जरूर कहेंगे कि तुम एक काम करना, ये वाले जो मेरा कोड है AVDE, आप ना एप्स इंस्टॉल करना, एप्स इंस्टॉल करना और वो चीजें करना, एप्स इंस्टॉल करके और एप्स को इंस्टॉल करके एक नंबर दिया है 7827606153 पे जरूर बात करना, वह तुमको बताएंगे सारी चीजें से। दोनों में से कोई भी चूज करो, तो अच्छे से पढ़ोगे तो किसी में भी बन सकते हो। दोनों में से कोई करोगे तो बनोगे। फिलॉसफी में सीट कम आती है, भीड़ कम आती है, ठीक है। ज्योग्राफी में सीट ज्यादा आती है, भीड़ ज्यादा आती है, ठीक है। तो अब तुझे निर्धारण करना है तुम कौन सी सब्जेक्ट लेते हो, तुम्हें इंटरेस्ट किस में है। कभी भी ये सब्जेक्ट वही चुनना चाहिए जो जिसमें मजा आए, ठीक है। 3 इडियट का एक डायलॉग मुझे हमेशा याद रहता है कि कोई भी विषय पढ़ो वही जिसमें आपको अच्छा से इंटरेस्ट हो। वैसे विषय कभी मत पढ़ो कि जिसमें कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, ठीक है। आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, कितना भी पालो, आप उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमेशा कोशिश वही करना है, चाहिए कोई भी व्यक्ति हो। मैं हमेशा सही राय इसी देता हूँ कि आप हमेशा उन विषयों को लो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका अधिक लगाव हो, ठीक है। तो इन विषय वस्तुओं को ध्यान से समझना, ध्यान से उसे देखने का प्रयास जरूर करना, ठीक है। तो इसका लिए आई थिंक ये तो पर्याप्त है। अब यहाँ पे देखो मनोविज्ञान क्या है, नीति शास्त्र क्या समझे कि यह मनुष्य के आदर्शपूर्ण मनुष्य के आदर्शपूर्ण जीवन की बात करता है, जीवन की बात करता है। और यह क्या कहता है, मनो मन की गतिविधियों का विश्लेषण करता है, मन की गतिविधियों का विश्लेषण करता है। मन की गतिविधियों का विश्लेषण करता है। दोनों के भाव अलग हैं, दोनों के क्षेत्र अलग हैं, दोनों की संरचनाएं के साथ उसकी स्वरूपता अलग है। तो हमें इन विषय वस्तुओं को मर्मज्ञता में, समग्रता में समझने का प्रयास करना होगा कि कौन सी वस्तु किस तरीके से, किस दिशा में संचालित हो रही है और चल रही है, ठीक है। तो इन विषय वस्तुओं को ध्यान से देखना, समझना जरूरी है, तभी जाकर आप इसके साथ मनोवैज्ञानिक विषय वस्तुओं के साथ आप पूर्ण रूप से न्याय कर पाएंगे, पूर्ण रूप से उसके आयाम को समझ पाएंगे। और एक चीज जानो, मन की गतिविधियां यानी मानसिक विषय वस्तुओं का यदि सुंदर प्रस्तुतिकरण होगा, सुंदर प्रस्तुतिकरण होगा, टीकरण होगा, तो जीवन अधिक सारगर्भित, आनंदित होगा, जीवन अधिक सारगर्भित और भावपूर्ण होगा। यानी कहने का मतलब यही है कि नीति शास्त्र
और मनोविज्ञान में एक व्यापक मतलब एक अत्यंत आंतरिक भाव का संबंध है। दोनों के बीच एक प्रकार से क्या संबंध है, तो आंतरिक भाव का संबंध है। दोनों मनुष्य की आंतरिक पुकार की अभिव्यक्ति है। दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों क्या है, मनुष्य की आंतरिक विषय वस्तु का विश्लेषण करते हैं। आंतरिक विषय वस्तु के विश्लेषण करते हैं, इसलिए इनका जो क्षेत्र विशेष है अत्यंत व्यापक हो जाता है। इनके भाव को समझना, इनके भाव को यथार्थता में देखना जानना वास्तविक रूप से यथार्थता को समझना जानने के बराबर है। तो इन विषय वस्तुओं के आयाम को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन चीजों को बखूबी समझिए, देखने का प्रयास करिए। ठीक है, ये दोनों का भाव है, दोनों का वास्तविक संबंध है। ठीक है, तो इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। अब इनमें कुछ मूलभूत अंतर भी है, मूलभूत भाव भी है, तो उन्हें भी देखने का समझने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर हम किसी भी विषय वस्तु के सारगर्भित आयाम को समझेंगे। यहाँ पर एक चीज और हम देखेंगे कि नीति शास्त्र एवं मनोविज्ञान में अंतर मानसिक या आदर्शपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाता है। यह क्या करता है, मानसिक विषय वस्तुओं का समग्रता में विश्लेषण करता है। समग्रता में विश्लेषण करता है, यानी कहने का मतलब यही है कि दोनों का जो भाव है, दृष्टिकोण है, अत्यंत ही व्यापक और अन्य आयामों से दिखाई पड़ता है। ठीक है, यह एक प्रकार की मानसिक स्तर के समग्र रूप का विश्लेषण करती है। तो यह मनुष्य के आदर्शपूर्ण एवं व्यवहारिक जीवन के बीच अंतर का स्पष्टीकरण करती है। तो यह दोनों भाव हैं, जो दोनों भाव यथार्थता में किसी भी विषय वस्तु के हर भाव का मूल्यांकन या विश्लेषण करती है। तो हमें इन विषय वस्तुओं को सूक्ष्मता से देखना होगा, समझना होगा, जानना होगा, तब जाकर हम किसी विषय वस्तु को यथार्थता में पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक होगी। हमारी कोशिश थी कि आज दर्शन शास्त्र
एवं मनोविज्ञान के विषय में उनके सारे आयाम का समग्रता में विश्लेषण किया। नहीं, वो कुछ चीजें हैं मन की गतिविधियों से है, मानसिक लेवल से है, ठीक है। एक चीज नहीं है दीपक, एक चीज नहीं है। नीचे करो कमेंट, यहाँ पे कमेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट। एक सेकंड को, देखो मन मन से जुड़ा हुआ चीज है, लेकिन मन से आने वाली सभी विषय वस्तुएं और आंतरिक अभिव्यक्ति के सारी आयाम का मूल्यांकन करता है। तो हमें उन विषय वस्तुओं के आयाम पर निर्धारण करके हर आयाम को भी देखने का प्रयास करना होगा, तब जाकर इन दोनों के बीच उचित सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा लगा दीपक, डेली आओ क्लास में, ठीक है। जो भी सूचना होगी क्लास की हम एक बार देख लिया करना। फिलोसफी यदि पढ़ना चाहते हो तो आओ, मैं पढ़ाने का जितना है उतना तो जरूर दूंगा, जिससे तुम्हें हर आयाम समझ जाए में आ जाए। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।